अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अच्छा, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि पैडिंग किसे कहते हैं, मैं इस पे यहाँ पे आ जाता हूँ। पैडिंग हमारा ये है, ये हमारा कंटेंट है, और ये हमारा बॉर्डर है, और इसके बाहर मार्जिन है। मार्जिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मार्जिन 0 है ऊपर से, ठीक है? और ये हमारे पास इस बटन में मार्जिन नहीं है। ये कंटेंट हुआ, ये हमारे पास पैडिंग हुआ और ये हमारे पास बॉर्डर हुआ। इसमें हमारे पास मार्जिन है और पैडिंग नहीं है, और इसमें हमारे पास मार्जिन पैडिंग दोनों है। तो इसको मैं कोड के ज़रिए से दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सबसे पहले एक बॉक्स बना है, जिसमें मार्जिन टॉप 20 है और मार्जिन बॉटम 10 है, और बैकग्राउंड इसका येलो है। तो ये ऊपर वाला बॉक्स है। जैसा कि आपको ऊपर वाला जो ऑरेंज स्पेस है, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मार्जिन टॉप है 20 है, और नीचे जो ये येलो है, ये मार्जिन 10 है, तो ये थोड़ा है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स है। ये ब्लू वाला हमारे पास बॉक्स है, ये ब्लू जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स है। इसमें हमने मार्जिन टॉप भी दी है और मार्जिन बॉटम भी दी है, और इससे जब मैं माउस हटा देता हूँ, तो ये हमारे पास बैकग्राउंड येलो 50 है, मतलब लाइट येलो है हमारे पास। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है जी। अच्छा, तो यहाँ पे इस बॉक्स में हमने एक डिव बनाई है, दिस इज़ अ फर्स्ट, और फिर इसमें एक बटन है, और फिर इसमें एक दूसरी डिव है, और इसमें हमने टेक्स्ट दी है, दिस इज़ अ लाइन। और फिर यहाँ वापस मैं कोड पे आ जाता हूँ। अच्छा, फिर हाँ हाँ ये थोड़ा-सा नेस्टेड टिप्स जी। ये हाँ जी, ये ज़रा फर्स्ट डिव ज़रा बता दें कि मतलब यहाँ पर मार्जिन टॉप 20 हमने दी है और 10 आपके पास मार्जिन बॉटम है। जी, जी। और उसके अंदर फिर तीन चीज़ें हैं हमारे पास, दो डिव्स हैं और एक बटन है। जी, जी, बिल्कुल। वो आपने बता भी दिया। बस यहाँ पर ये सिर्फ आप बता दें कि फुल जो है एक डिव जो है ना वो इनक्लोज कर रही है मल्टीपल डिव्स को। जी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सबसे बेसिक एक डिव है, ठीक है? वो सब कुछ एनक्लोज़ कर रहा है। फिर उसके बाद हमने नेस्टिंग की है, यहाँ पे एक और डिव बनाई है। ये हमारे पास असल में इस पे हमारे पास 2 डिव हैं, ठीक है? तो मैं इसको ख़त्म छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास मेन डिव हो गया, इसके अंदर हमने 2 डिव बनाए हैं। एक डिव ये है और एक डिव ये है। ठीक है, और इस डिव के अंदर हमने फिर 2 डिव बनाए हैं और एक बटन, और इस डिव के अंदर हमने फिर थोड़ी-सी नेस्टिंग की है। एक डिव इसके अंदर हमने तकरीबन 3 डिव बनाए हैं। एक डिव में ये मार्जिन पैडिंग ये सब कुछ दिया है, और फिर इसमें बटन्स भी है। जी, कोई क्वेश्चन है? काइंडली अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो वो म्यूट कर दे। अच्छा, यहाँ पे मार्जिन टॉप हमने 20 दी है और मार्जिन बॉटम 10 दी है, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पे ये हमारे पास मार्जिन टॉप है, ये 20 है, और ये मार्जिन बॉटम है, ये 10 है हमारे पास। और बैकग्राउंड हमारा लाइट येलो है, मतलब बैकग्राउंड बीजी येलो -50 है। तो इससे हमारे पास लाइट येलो बैकग्राउंड आ जाएगा। और यहाँ पे हमने एक इसके अंदर फिर डिव है, और इसमें फर्स्ट लाइन, फिर भी डिव है, दिस सेकंड लाइन। इसके अंदर एक बटन हमने बनाई है। बटन को हमने बिग येलो 500, जो कि थोड़ा-सा डार्क है, और इसको पैडिंग और मार्जिन दी है दोनों 4-4। तो ये हमारे पास इस तरह नज़र आएगा। अच्छा, ये हमारे पास बटन है, इसमें हमारे पास अ, ये जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है, ये ऑरेंज, ठीक है? ये वाला जो ऑरेंज, ये हमारे पास मार्जिन है, और ये ग्रीन जो है ना, ये वाला, ये हमारे पास पैडिंग है, और ये हमारे पास कंटेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने 3 बटन बनाए हैं, वही फिर दूसरी डिव बनाई है, और इसमें मार्जिन टॉप 20 और मार्जिन बॉटम 10 लगाए हैं, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसको कुछ नहीं दिया। तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इस कंटेंट में। तो यहाँ पे एक फिर 3 यहाँ पे बटन है, 1, 2, 3, ठीक है, और इसमें पैडिंग है, दूसरे में मार्जिन है, पैडिंग नहीं है, और तीसरे में मार्जिन पैडिंग दोनों है। तो इसको कोड के ज़रिए से कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसमें सिर्फ़ पैडिंग है, तो इसमें कोई मार्जिन नहीं है। तो इस बॉक्स का जो सारा साइज़ है, वो इस बटन के बराबर आएगा।
ठीक है, यहाँ पे हमने मार्जिन तो दी है, लेकिन ये जो ऑरेंज सारा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सारा मार्जिन आ रहा है और इसमें कोई पैडिंग नहीं है, तो हमें कोई ग्रीन नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे पैडिंग 0 है। यहाँ पे पैडिंग हमारे पास 2 है, सॉरी 4 है और मार्जिन भी हमारे पास 4 है। तो ये ऑरेंज जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मार्जिन है और ये ग्रीन जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पैडिंग है। अच्छा, इसमें तो कुछ ख़ास नहीं है, यहाँ पे भी सेम हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाई गई है टेलविंड की, राउंडेड मीडियम। राउंडेड मीडियम से लगाने से बिहाइंड द सीन बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी असाइन हो जाती है, सीएसएस की बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी जो है, जो कि 6 पिक्सल है। तो ये लगाने से हमारा बटन का जो कॉर्नर्स है, वो थोड़े से सर्कुलर हो जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़े से सर्कुलर हैं। ठीक है, तो ये राउंडेड मीडियम है, 2 एक्सएल से ये थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये 2 एक्सएल है, तो ये थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और राउंडेड फुल से ये कंप्लीटली एक सर्कुलर फॉर्म में चेंज हुआ है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Any problem here? अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि स्टेप पर आए, ये बेसिक्स पता है, तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह सबको अपने साथ लेके चलूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अच्छा, तो आ जाते हैं हम अपने ऐप। इसके बाद हम यहाँ पे रिंग करेंगे और इस पे रीड पेज 32 टू 33। काइंडली आप ये बुक रीड कर लें, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इस बुक का नाम है मॉडर्न सीएसएस विद टेलविंड सेकंड एडिशन। इसको काइंडली पढ़ ले, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई मसला हो तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं, इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आ हुदैर जाते भाई, हैं। एक क्वेश्चन किसी ने किया है कि मतलब आप ज़रा राउंडेड बता दें, तो राउंडेड ज़रा एक्सप्लेन कर लें। अच्छा, मैं राउंडेड पे दोबारा आ जाता हूँ। राउंडेड ये हमारे पास ये 3 बटन है, इस सारों में राउंडेड की प्रॉपर्टी, टेलविंड की जो प्रॉपर्टी है, वो असाइन हुई है। तो बिहाइंड द सीन जो हमारी सीएसएस का बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, तो बिहाइंड द सीन वही असाइन हो रहा है, लेकिन टेलविंड ने जो यूटिलिटी क्लासेस हैं, उनको इस तरह नाम दिया है कि ताकि आसानी से याद हो सके। तो राउंडेड एमडी मतलब राउंडेड मीडियम, इसको लगाने से हमारे पास बॉर्डर रेडियस जो है, वो 6 पिक्सल या 0.375 आरईएम हो जाएगा और राउंडेड 2 एक्सेल से ये 16 पिक्सल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मीडियम लगाने से ये थोड़ा-सा सर्कुलर हुआ है, इसके जो कॉर्नर्स है, ये सर्कुलर हुए हैं और फिर 2 एक्सेल से ये 16 पिक्सल पे आ रहा है, तो ये कॉर्नर्स जो है, ये थोड़े से ज़्यादा सर्कुलर हुए हैं। यहाँ पे जो है ये बॉर्डर कॉर्नर जो है, ये कंप्लीटली सर्कुलर है, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंडेड फुल की प्रॉपर्टी लगाई है। अच्छा, काइंडली आप मैसेज के ज़रिए से क्वेश्चन ना करें, अगर पॉसिबल हो तो आप पूछ लिया करें। मैसेज अक्सर मुझसे हिडन है, तो मैं ज़्यादा टाइम मैसेज पे नहीं दे सकता। अच्छा, अब हम रिंग पे आते हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कोड में यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ रिंग के नाम से, रिंग, और यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूँ, page.tsx, और इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अच्छा, समझाने से पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि ये कैसा नज़र आ रहा है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास रिंग्स है, वही बॉर्डर की तरह है, लेकिन रिंग्स में फ़र्क ये है कि ये सब कुछ अपने अंदर इनरैप कर देता है। ये बॉर्डर और बॉर्डर बॉर्डर जब हम इस पे बॉर्डर भी लगाएँगे तो बॉर्डर इसके अंदर आएगा और रिंग सबसे ऊपर रिंग में आपको ये बताता चलूँ कि ये एक कवर की तरह काम कर रहा है। जैसे ही हम किसी चीज़ पे रिंग लगा रहे हैं, तो इस पे एक रैपर सा चढ़ जाता है। यहाँ मैं कोड पे वापस आ जाता हूँ, तो रिंग लगाने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे रिंग लगा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे राउंडेड एम बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सेल है, लेकिन हम बॉर्डर नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे रिंग लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सेल कर देता हूँ और बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ रेड 500। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बॉर्डर जो है हमारा अंदर आएगा। ठीक है, बॉर्डर हमारा अंदर आ रहा है, रिंग ऊपर चढ़ रहा है, बॉर्डर अंदर आ रहा है। तो रिंग हम इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल रिंग है जिसका मतलब है कि इस रिंग की विड्थ जो है वो 1 पिक्सेल होगी। जी, जी। पूछ लीजिए किसी का क्वेश्चन हो तो? जी। अच्छा, सर तो सर रिंग मेजर डिफरेंस क्या होगा? काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिए। रिंग और बॉर्डर में बता रहे हैं आप? हाँ, रिंग और बॉर्डर में डिफरेंस क्या होगा? कहाँ पर अच्छा। रिंग यूज करेंगे, कहाँ पर बॉर्डर? ये आप पे डिपेंड करता है, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉर्डर हम यूजुअली बॉर्डर और रिंग यूजुअली हम जहाँ भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास ये नहीं है कि हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये या इस जगह पे यूज़ कर सकते, इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। जी, ठीक है, तो इसको हम एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ हावर की प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ और इसको रिंग जैसा ही। अच्छा, अभी ये रिंग चला गया। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस इस पे हावर करें तो ये रिंग हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और ठीक है ना? तो ये यानी डिजाइन के रिक्वायरमेंट पे यूज होगा। डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट पे। मतलब हम एनिमेशन चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। यहाँ पे मैं बॉर्डर भी कर सकता हूँ। हावर पे मैं बॉर्डर भी कर सकता हूँ। ये आपके डिज़ाइन और आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन रिंग और बॉर्डर में ये फ़र्क है कि Mungkin tanya ke Fenamen. जी, Kelas ini khas kan itu cerut-cerut pada. एक्सक्यूज़ मी Kompeten orang orang satu. एक्सक्यूज़ मी? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने अच्छा, यहाँ पे मैंने कर दिया, तो अभी आप देखिए जैसे ही मैं होवर कर देता हूँ तो बॉर्डर हमें नज़र आ रहा है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हम इस तरह कर सकते हैं रिंग और बॉर्डर से एनिमेशन यूज़ करने के लिए। कोई ये कौन क्वेश्चन सा नहीं है? स्टेप है? जी, स्टेप कौन सा हम कर रहे हैं? स्टेप 2। अच्छा, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है ये भी सिंपल रिंग है, लेकिन यहाँ पे रिंग को हमने एक वैल्यू असाइन की है 2। तो ये वाला जो है इससे थोड़ा-सा बड़ा हो गया है। यहाँ पे हमने बॉर्डर भी दिया था और सिंपल रिंग है। राउंडेड 2 एक्सेल। अच्छा, ये 2 एक्सेल है, वो मीडियम है, ये 2 एक्सेल है, तो इसकी कर्व थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे राउंडेड फुल है तो और रिंग 4 है, तो रिंग का बॉर्डर भी थोड़ा-सा बड़ा हो गया है और फुल राउंडेड भी है।
यहाँ पे हमने ऑफसेट यूज़ की है। अगेन इसको हम एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम सॉरी हावर का गलत लिख लिया। इसको हम एनिमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे माउस होवर करूँगा तो ये हमारे पास ये ब्लैक सर्कल अपीयर हो जाएगा और ये जो हमारा रिंग है ये बाहर चला जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि रिंग सब कुछ सब कंटेंट को एनरेप कर देता है। अच्छा यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ये ऑफसेट 4 क्या कर रहा है? जी? ऑफसेट 4 ये ऑफसेट 4 ये रिंग का ऑफसेट असल में रिंग के अंदर एक और रिंग हम बना देते हैं। ठीक है? तो ये 4 जो है ये सिंपल इसका साइज़ है। इसको मैं सिंपल करें तो ये एक पतला-सा लाइन आ जाएगा फिर। सेव हो जाए तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अभी ये लाइन थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। ठीक है? आपको दिख रहा है ये लाइन थोड़ा-सा पतला हो गया है। तो ऑफसेट रिंग के अंदर हम रिंग लगा रहे हैं ऑफसेट से। क्लियर है ये? जी, जी, क्लियर है बिल्कुल। यस, थैंक यू। अच्छा, मैं फिर रीडमी पे आ जाता हूँ। रीडमी में फिर यहाँ पे शैडोज़ है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सर के काइंडली रीड पेज 33 टू 34। यहाँ पे मैं बुक से नहीं करवा रहा हूँ, जो सर की रेपो है उसी से करवा रहा हूँ। तो अगर बुक पढ़ने पे गए तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से ही कर रहा हूँ। तो इस पेज को मैं ओपन करके ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा और इसको मैं शैडो का नाम दे दूँगा। इसके अंदर मैं एक न्यू पेज TSX बना दूँगा और इस कोड को पेस्ट कर लूँगा। अभी कोड पे आ जाऊँगा और यहाँ पे शैडो को एक्सेस कर लूँगा। स्पेल मिस्टेक है वो शैडो SHA आप दे दो। सॉरी, मैंने वहाँ पे शोडो लिखा, यहाँ पे मैं वहाँ ठीक कर देता हूँ। F2 शैडो। अच्छा, अच्छा, ये हमारे पास मुख्तलिफ बॉक्सेस है और इसके शैडोज़ नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम दिखा देते हैं, कोड पे आता हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स में हमारे पास शैडो स्मॉल है, दूसरे में भी शैडो स्मॉल है और तीसरे में शैडो लार्ज है। इसको मैं मीडियम कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा डिफरेंस नज़र आए। अच्छा, सबसे पहले हमने एक बॉक्स ली है, उसका बैकग्राउंड हमने बिग ग्रे 50 कर ली और इसमें पैडिंग हमने 10 कर दी है। तो ताकि ये बॉक्स जो है ये सारा थोड़ा-सा नीचे आए और P10 करने से हमारे जो चारों साइड हैं उसी से पैडिंग लग जाती है। मतलब यहाँ से भी पैडिंग है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है और नीचे से भी है। तो पैडिंग हमारी चारों साइड से लग जाती है। P-X से हमारी हॉरिज़ॉन्टल पैडिंग हो जाती है, P-Y से हमारी वर्टिकल पैडिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 बटन्स बनाए हैं। एक हमारे पास है 1, 2, 3 इस तरह के नाम से है। पहले में पैडिंग 10 है और मार्जिन एक्स इसमें 10 है। शैडो इसमें स्मॉल है और बैकग्राउंड इसका व्हाइट है। मतलब बटन का बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है और शैडो इसमें स्मॉल है तो ज़्यादा-सा सफाई से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, शैडो बिल्कुल इतनी आसानी से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो पता लग रहा है कि ये थोड़ा-सा निकला-सा हुआ है। इसमें शैडो मीडियम है तो ये अभी सफाई से नज़र आ रहा है कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ी-सी शैडो नज़र आएगी। यहाँ पे और भी साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शैडो है और 4-5 में फिर यहाँ पे शैडो एक्स्ट्रा लार्ज और फिर 2 एक्सेल और थर्ड में शैडो इनर है।
तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि शेडो इसका और भी बढ़ गया है और यहाँ पे और भी बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे इनलाइन कर दिया गया है, आपको ऊपर से शेडो नज़र आएगा लेकिन शेडो बॉक्स पे नहीं, सॉरी, इस पेज पे नहीं, आपको इन बॉक्स में नज़र आएगा। मतलब शेडो बॉक्स में नज़र आ रही है आपको, ठीक है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है शैडो इसमें? इनर क्या कर रहा है? शैडो इनर। शेडो इनर नहीं है, शेडो इनलाइन, सॉरी, शेडो इनर, जी बिल्कुल। ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स के अंदर आपको शेडो डिस्प्ले कर रहा है। मैं और भी ज़ूम कर लेता हूँ, शायद उससे नज़र आ जाए। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ये हमारे पास बॉक्स है। अच्छा, यहाँ से ऐसा नज़र नहीं आएगा। आपको नज़र अगर थोड़ी ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे बॉर्डर है और ये शेडो जो है ना, ये इनर साइड पे आ रहा है। इस शेडो को मैं थोड़ा-सा बिग कर देता हूँ, शेडो इनर। इसको थोड़ा मार्जिन टॉप दे दें, थोड़ा नीचे हो जाएगा। मैं इस तरह कर देता हूँ। अच्छा, 6, 1 मिनट। अच्छा, इसमें 2XL वगैरह नहीं है, बस ये सिर्फ सिंपल इनर ही है। ओके, जैसे मैंने इसके साथ 2XL लगा दिया तो वो गायब हो गया। अभी शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये बॉर्डर अभी ये ऐसा साफ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा-सा धुंधला गया है, धुंधला-सा गया है, ठीक है? तो ये साफ नज़र नहीं आ रहा। क्लियर है अभी? जी क्लियर है, जी क्लियर है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रेडियंट पे। लास्ट स्टेप है हमारे इस स्टेप 2 का हमारे पास लास्ट स्टेप है ग्रेडियंट। तो हम ग्रेडियंट पे आ जाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको, VS कोड पे आके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको ग्रेडियंट का नाम दे देते हैं। इसमें हम न्यू फाइल बना लेंगे एज यूजुअल page.tsx और ये वाला कोड इसमें पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ग्रेडियंट पे। अच्छा, ग्रेडियंट अब ओपन हो गया है हमारे पास, लेकिन मैं जूम आउट कर देता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हाइट पे लेके आता हूँ। अभी मैं वापस कोड पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने मार्जिन बॉटम दी है ताकि ये थोड़ा-सा ये मेन डिव है, ये बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ है और यहाँ पे इसके साथ हमने इसमें मार्जिन बॉटम दी है। मार्जिन बॉटम हमारे पास इसको सेपरेट कर रहा है, इन दोनों डिव को आपस में सेपरेट कर रहा है। अच्छा, तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट लगाने का तरीका ये है कि हम बीजी यूज करते हैं, बीजी ग्रेडियंट, और यहाँ पे टू आर का मतलब राइट, ये राइट की तरफ जाएगा और किस कलर से किस तरफ जाएगा, फ्रॉम ग्रे 50 टू ब्लैक। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास ग्रे 50 शुरू हुआ है और आते आते ये बिल्कुल डार्क हो गए हैं। फ्रॉम टू जैसा बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू आर, तो ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट लगाने का तरीका है। यहाँ पे हमने एक इस बॉक्स को हमने पेडिंग भी दी है, ओवरऑल पेडिंग हमारे पास 10 है, मतलब 40 पिक्सल। यहाँ पे हमने W1.5 यूज की है, तो परसेंट के लिए हम इस तरह यूज कर सकते हैं। 50% अगर हम यूज करते हैं तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है ये 50% हो जाए। तो अब ये इस पेज का बिल्कुल हाफ है, 50% इस साइड पे है और 50% इस साइड पे है। तो ये हमारे पास परसेंट लगाने का टेलमेंट में तरीका ये है। अच्छा, दूसरा हमारे पास दूसरा ग्रेडियंट है, वही प्रॉपर्टीज है, मार्जिन बॉटम 10 है, वही सब कुछ है। यहाँ पे भी बैकग्राउंड ग्रेडियंट टू आर, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि हमने यहाँ पे फ्रॉम ग्रे 50 वाया ब्लैक टू ग्रे 50,
अभी आते हैं पेज पे। यहाँ पे हमारे पास ये ग्रे 50 है, यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है और वापस यहाँ पे ग्रे 50 पे आ पहुँचता है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट लगाने का तरीका है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? अगर मैं सही समझा तो ये ग्रेडियंट ये है कि आप मुख्तलिफ कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली माई एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपकी समझाने के लिए येलो कर देता हूँ और इस कलर को थोड़ा सा और भी डार्क कर देता हूँ, सॉरी। और यहाँ ब्लैक ठीक है और यहाँ पे मैं ग्रीन यूज कर लेता हूँ। और इसको ग्रीन टू लेफ्ट करते हैं, अगर टू लेफ्ट से स्टार्ट करें अगर, हाँ टू लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी लेफ्ट से शुरू हुआ है। जो हमने येलो सॉरी येलो कलर हमने जो लगाई है ये अभी लेफ्ट से शुरू हो रही है। लेफ्ट से शुरू हो रही है वाया ब्लैक, कम्प्लीटली यहाँ पे ब्लैक हुआ है। फिर उससे होता हुआ कम्प्लीटली यहाँ पे ग्रीन 500 पे आ गया है। क्लियर है ये? जी क्लियर है। अच्छा, स्टेप 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगर जी इसमें बताइएगा वो जो W लिखा था W1/2 उसको अच्छा, बताइएगा सर। ये डब्ल्यू हम यूजुअली विथ के लिए यूज करते हैं टेलमेंट में और 1.5 जो है ना इसका मतलब है 50%। ठीक है, तो टेलमेंट में हम इस तरह डायरेक्टली 50% नहीं लिखते, तो इसको लिखने के लिए हम 1.5 लिखते हैं, मतलब हाफ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस पे जैसे ही मैं माउस ओवर करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि विथ 50% है हमारे पास। क्लियर अगर हो मुझे गया? इसको 75% करना हो तो फिर मैं क्या डालूंगा 75 के लिए? अच्छा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 75%। ठीक है, ओके। ठीक हो गया ये। लेकिन ये शॉर्ट है, परसेंट का साइन लगाने की बजाय हम सिंपल 1.5 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 50% हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये जो मैंने यूज किया है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको हम आर्बिट्ररी वैल्यूज कहते हैं, ये कस्टम वैल्यूज है। ये टेलमेंट में शायद डिफाइन हो भी या शायद ना हो। अगर टेलमेंट में आपको एक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही हो तो आप इसको इस तरह अपने मकसद के मुताबिक लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ रेडियस, यहाँ पे बटन पे मैं रेडियस लगा देता हूँ राउंडेड। अभी मेरे पास स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी से बाहर निकलना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 25 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं आप 25 पिक्सल की राउंडेड इस पे अप्लाई हो गई है। क्लियर है? इसको हम कस्टम या आर्बिट्ररी वैल्यूज कह सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्लेक्स बॉक्स पे और पेज नंबर 21 श्रुति बलासा का बुक ओपन कर देते हैं, फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें एग्जांपल्स भी बताए गए हैं। थिंक मैं बहुत ज़्यादा नीचे गए। अच्छा, ये हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इस बुक में मजे की बात ये भी है कि इसमें आपको वर्किंग डेमो दिखाई दे गई है। यहाँ पे आपको सारा कोड दिखाया गया है। ये CSS बिहाइंड द सीन क्या यूज हुआ है, ठीक है, ये यूज हुआ है और फिर इसमें सब कुछ ये आपको दिखाया गया है। अच्छा, तो इसको अब हम रहने देते हैं। वापस सर की रेपो पे आ जाते हैं। हम ऐप फोल्डर ओपन कर लेते हैं और ऐप में हम page.tsx कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं और एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसको हम फ्लेक्स सॉरी मैंने फाइल क्रिएट कर लिया। इसको हम फ्लेक्स का नाम दे देंगे और इसमें हम न्यू फाइल page.tsx क्रिएट कर लेंगे।
और ये वाला कोड जो है ना, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें इमेज यूज हुआ है? नहीं, इमेज यूज नहीं हुआ। चलो ठीक है, सर ने इंपोर्ट किया था तो इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्लेक्स पे आ जाता हूँ। अभी हमारे पास फ्लेक्स में कुछ स्टाइलिंग वाइलिंग कुछ भी नहीं है। तो स्टाइलिंग देने के लिए अच्छा, यहाँ पे ये जो कोड यूज हुआ है ना, तो ये असल में सर ने खुद कस्टम डेफिनेशन से डिफाइन की है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है टेलविंड की, जिसका नाम है फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स जब हम यूज करेंगे, जितने भी हमारे सारे कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे मेन डिव में हमने ये फ्लेक्स की यूज की है और इसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमारे पास एक ही रो में आ रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले जो है ये रो है। इसको हम डिस्प्ले जो है ना, इसको हम कॉल भी कर सकते हैं। इसको कॉलम वाइज करने के लिए हम फ्लेक्स कॉल कर देंगे। तो इस तरह उदय भाई, जी, जी। उदय भाई, हाँ सिर्फ यहाँ पर ये जरा आप दिखा दो कि हमारे पास जो मेन डिव है उसके नीचे हमारे पास 3 डिव्स हैं, और फिर 3 डिव्स के अंदर ठीक है, मैं दिखाता डिफरेंट, हूँ। वो जरा बता दो। अच्छा, ये हमारे पास मेन डिव है। ठीक है, इस मेन डिव के अंदर हमारे पास एक डिव ये है, दूसरा डिव है और तीसरा डिव है। इसमें 3 डिव डिफाइन हुए हैं। तो इस सारे डिव को स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक मेन डिव में प्रॉपर्टीज असाइन हुई है। यहाँ पे जैसे ही फ्लेक्स जैसे ही हम असाइन कर रहे थे, तो फ्लेक्स की बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले जो है वो रो वाइज है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और प्रॉपर्टी लगा दी, फ्लेक्स कॉल। जैसे ही मैंने ये लगा दी, तो हमारे पास जितने भी डिफ थे वो बाय डिफॉल्ट सॉरी, इस प्रॉपर्टी लगाने की वजह से वो एक ये डिफ हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये कॉलम वाइज हो गए हैं रो की बजाय। तो इसको मैं वापस हटा देता हूँ ताकि ये इक्वल शेप में आ जाए। तो यानी फ्लेक्स कॉल लगाने की वजह से ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे आ गए हैं जो फ्लेक्स से पहले थे, ऐसा जी, कह जी, सकते जी, ये कॉलम वाइज हो गए। कॉल लगाने से ये कॉलम वाइज हो गए और सिर्फ मतलब यहाँ फ्लेक्स पर लगाने से अगर अगर आप फ्लेक्स भी हटा दो और कॉल भी हटा दो, तो फिर आपके पास वो कॉलम वाइज बाय डिफॉल्ट ही आ जाएंगे ना। जी। फिर उसके बाद आप फ्लेक्स लगाते हो तो फ्लेक्स फिर उसको क्या कर लेता है, तो इस तरह फिर आप, हाँ। अच्छा, अभी इसमें ना फ्लेक्स है ना फ्लेक्स कॉल है, तो ये बाय डिफॉल्ट डिव की जो खसूसियत है इसको खुद ही कॉलम वाइज कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ही रो में हो जाए, तो मैं इसके लिए फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये एक ही रो में आ जाएंगे। तो अब हम कोड डिफाइन करेंगे। कोड डिफाइन करने के लिए हम आ जाते हैं ग्लोबल CSS पे और इसमें हम वापस सर के रेपो पे आ जाते हैं, ऐप पे क्लिक कर देते हैं और ग्लोबल पे आ जाते हैं। तो जो हमारे पास कस्टम क्लासेस हम डिफाइन करते हैं, तो कस्टम क्लासेस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। कस्टम क्लासेस डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं @layer, और फिर हमारे पास ये 3 चीजें हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं @layer कर देता हूँ, तो इसके बाद ये हमें 3 ऑप्शन दे देता है, बेस, कंपोनेंट्स, यूटिलिटीज। तो कंपाउंड्स में हम यूजुअली वो क्लासेस रखते हैं जो हम कस्टम डिफाइन कर देते हैं। बेस में हम वो क्लासेस रख देते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट HTML टैग्स होते हैं, जैसा कि H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया। जैसे ही हम टेलविंड इंस्टॉल कर देते हैं और इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो CSS की जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है ना, सॉरी, HTML की जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जब हम यहाँ पे फिर उसको स्टाइल देने के लिए यहाँ पे हम इसको हम इस तरह कर रहे थे। इस H1 को आप इधर भी कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न ये है कि हम इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसको हम उदय भाई, जी, @, जो है टेलवेंट बेस जो है ना, जी, ये आपके जितने भी स्टाइलिंग्स हैं ना वो सारे रीसेट कर लेता है, ठीक है। जी, जी, तो ये बिल्कुल। मतलब, हाँ ये फर्स्ट लाइन इसलिए होता है
और फिर जो हम कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं, मतलब कस्टम क्लासेस बनाते हैं, मतलब यहाँ पर कोड है, तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स में भी बना सकते हैं, बेस में भी बना सकते हैं, और यूटिलिटी में भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो तो कंपोनेंट में कर रहे हैं जी। आप जी। आगे आप बता। अच्छा, मैं बेस भी समझा रहा था ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक HTML का जो टैग है h1, यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। इसको मैं जिधर भी यूज करूंगा तो इसका सेम ही आएगा, ठीक है। इसको मैं रेट 600 कर देता हूँ। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि फ्लेक्स में मैं यहाँ पे एक h1 दे दूंगा, h1, और यहाँ पे मैं दे दूंगा टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, ये आ रहा है। हम जैसा मैंने आपको बता दिया कि टेलविन इंस्टॉल करने से जैसे ही हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग्लोबल में ये 3 प्रॉपर्टीज इसको असाइन कर रहे थे, @टेलविन बेस, @टेलविन कंपोनेंट्स। तो HTML की जो स्टाइलिंग है और CSS की, वो सब कुछ ये उड़ा देता है। फिर सब कुछ हमें शुरू से ही डिफाइन करना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैंने ये h1 को स्टाइल दी, तो ये यहाँ पे स्टाइल हुआ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये स्टाइलिंग वापस खत्म हो जाएगी, और ये टेस्टिंग हमारे पास सिंपल टेस्टिंग आ जाएगी। कोई भी h1 इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा-सा समझाना था। अच्छा, हम यहाँ पे फिर आ जाते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स में हम यूजुअली वो क्लासेस लिखते हैं जो हमारी खुद की बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमने ये डॉट कोड, और क्लास को हमेशा डिफाइन जब हम करते हैं तो इसको हम डॉट पीरियड से शुरू कर देते हैं, ठीक है। पीरियड और फिर उस क्लास का नाम। तो यहाँ पे हमने कोड्स एक क्लास बनाई है, CSS क्लास। इसको हमने कोड का नाम दिया है, और यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं @apply। अच्छा, इस कोड को हमने मार्जिन 3 और पैडिंग 6 की प्रॉपर्टी असाइन की है, और बैकग्राउंड इसको हमने बिग ब्लू 100 और राउंडेड LG असाइन की है। यहाँ पे फिर हम इस कोड में हम 1 मिनट। ये ऐड लेयर क्या कर रही है बेसिकली? ऐड लेयर और ऐड अप्लाई में फर्क बता दें। अच्छा, ये टेलमेंट का जो रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, टेलमेंट को। मतलब एड लेयर जो है ना वो डिफरेंट, आपके पास ऊपर 3 लेयर्स हैं। एक बेस है, एक दूसरा कंपोनेंट है और तीसरा यूटिलिटी है। तो जिस लेयर में आप मतलब जो है अपना कस्टम क्लास बनाओगे, तो उसके लिए एट रेट आप सॉरी एट और फिर लेयर आप बता दोगे। फिर उसके बाद अप्लाई जो है ना, एट अप्लाई जो है ना, वो डिफरेंट यूटिलिटी क्लासेस जो आपके पास टेलविन में जो है अवेलेबल है, वो आप यहाँ पर वो कस्टम क्लास में आप वो सारे एक साथ आप अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर फायदा ये हुआ ना कि आपने क्या किया, जो कोड है वो आपने एक कस्टम क्लास बना दी, और उसकी जितनी भी टेलविंट यूटिलिटी क्लासेस है ना, वो यहाँ पर आपने अपने लिए बना दी। तो क्या हुआ, फिर आप वहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल जो आपके पास होगा कोड होगा या जो भी होगा ना, तो यहाँ पर अगर आप देख लो तो कोड हुआ, फिर उसके बाद उस डिव के अंदर पी है, तो पी पर भी वो क्लास के जो प्रॉपर्टीज हैं जो हमने जो है ग्लोबल में हमने यहाँ पर बता दिया कोट, और फिर स्पेस देकर पी दे दिया, तो पी की वो सारी प्रॉपर्टीज उधर उस पर अप्लाई हो गई। इसी तरह फिर कोट और फिर स्पेस और फिर हमने स्पेन दे दिया, तो स्पेन हमारे पास एक डिव टाइप जो है वो होती है, और उसमें भी वो सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगे, कस्टम यूटिलिटीज अप्लाई हो जाएंगी टेलविंट वाली। तो यहाँ पर फायदा ये हुआ ना कि आपने एक दफा बना दिया वहां पर ग्लोबल CSS में, और डिफरेंट जो है डिव्स पर वही, मतलब आप यहाँ पर देखो ना, आपके पास मेन डिव में आपके पास 3 डिव्स है, और वो 3 डिव्स जो है ना, वो 3 डिव्स पर ही वो सारे अप्लाई हो रहे हैं, और आप दोबारा दोबारा जो है ना टेलविंट CSS जो है कोड आप नहीं लिख रहे हो। तो ये आपके लिए एक फायदा हो रहा है ना बहुत ज्यादा, वो आपकी कोड जो है आप कम लिख रहे हो और वो सारा काम आपका हो रहा है।
यानी हम ऐसा कह सकते हैं हमने एक बटन बनाया और उसको बार बार एक जगह यूज कर लिया, तो हम खाली एक नाम दे सकते हैं उसको बटन, और वहां पे उसकी वो लिख लें, बार बार उसको इस्तेमाल कर लें, इस तरह भी हम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जी मतलब जी। इसका फायदा फायदा ये हुआ ना कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक आप कंपोनेंट बना सकते हो, कंपोनेंट के थ्रू भी आप जो कस्टम आपके जो है यूटिलिटीज, सॉरी टेलविंड यूटिलिटीज हैं, वो क्लासेस आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, और दूसरा जो है ये ग्लोबल सीएसएस के थ्रू भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ग्लोबल में मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा। इसमें जो ये तीनों चीज़ें हैं ना। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे जैसा कि सीएसएस अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें एक चीज़ है, अगर हम एक प्रॉपर्टी पहले डिफाइन कर देते हैं और लेटर फिर दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देते हैं एक ही एलिमेंट के लिए, जो लेटर डिफाइन की गई प्रॉपर्टी है वो पहले वाले को ओवरराइड करेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही है। टेलविंड बेस जो है ना, अगर इसमें हम एक इसी H1 को डिफाइन कर देते हैं और फिर इसी H1 को यहाँ पे हम कंपोनेंट में डिफाइन करेंगे, तो ये बेस वाला H1 जो है ये ओवरराइड हो जाएगा कंपोनेंट वाले H1 से। इसी तरह अगर हम यही H1 यूटिलिटीज में भी कर देंगे तो फिर यूटिलिटीज वाला इन दोनों को ओवरराइड कर देगा। तो जरा टेलविंड आप अब एक जरा एग्जांपल कर लें तो वो जरा क्लियर अच्छा, हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक H1 ही बना लेता हूँ और इसमें @apply और टेक्स्ट 6 एक्सेल वही कर देता हूँ और टेक्स्ट इसका चेंज कर देता हूँ ग्रीन 500। ठीक हो गया और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अभी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। ग्रीन हमारे पास कौन-सा वाला था जो कंपोनेंट्स में यूज़ हुआ था, वो हमारे पास नज़र आ रहा है। हालाँकि हमने बेस वाला बाद में लिखा है और कंपोनेंट्स जो है वो पहले लिखा है। लेकिन यहाँ पे हमने बेस जो है वो पहले डिक्लेयर की है और कंपोनेंट्स हमने बाद में डिक्लेयर की है। इसको हम आगे-पीछे भी कर सकते हैं। अगर मैं बेस को नीचे कर दूँगा तो अब ये कंपोनेंट्स को ओवरराइड कर देगा। ठीक है? तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन वही सेम सीएसएस रूल एप्लाई हो रही है, जो सीएसएस में हुआ करती थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने जो डिफाइन की है और उसके बाद आपने दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन की है सेम ऑब्जेक्ट के लिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेकंड ऑब्जेक्ट ओवरराइड कर देगा। अच्छा, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने कस्टम क्लास पे। तो सर ने यहाँ पे एक कस्टम क्लास बनाई है और कस्टम क्लास बनाने के लिए हमें ये एप्लाई का कीवर्ड जो है ये लिखना ज़रूरी है। इसके बाद ये टेलविंड के जो ये यूटिलिटी क्लासेस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कोड में हमने यहाँ पे मार्जिन 3 पैडिंग 6 और बैकग्राउंड ब्लू 100 कर दिया है और राउंडेड हमने लार्ज कर दिए है। अब इस कोड को हम जहाँ भी यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये 1 मिनट में ये टेस्टिंग हटा देता हूँ फ्लेक्स से। ये वाला मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम जहाँ भी यूज़ करेंगे तो जी। अच्छा, जैसा ही हमने राउंडेड एलजी कर दिया था तो हमारे पास ये कॉर्नर्स जो है वो शार्प नहीं राउंडेड नज़र आ रहे हैं और पैडिंग और मार्जिन जो हमने दी थी वो सब कुछ हमारे पास नज़र आ रहा है। देखो हमारे पास मार्जिन आई थिंक 10 था, तो मैं देख भी लेता हूँ। सॉरी, मार्जिन 3 और पैडिंग 6। तो यहाँ पे पैडिंग 6 यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, नीचे से भी है और इस साइड से भी है। सिर्फ P देने से हमारे पास चारों साइड से होता है और सिर्फ M देने से हमारे पास मार्जिन भी सारे साइडों से हो जाता है। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो स्पेस ज़्यादा है इसकी बनिस्बत, तो इसका भी अपना भी मार्जिन है। इसका अपना मार्जिन 3 हो गया, इसका अपना मार्जिन 3 हो गया, तो दोनों मिलकर 6 हो गए हैं। तो इसमें ज़्यादा गैप नज़र इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे भी दोनों मिलके मार्जिन दोनों मिलके 6 हो रहे हैं और यहाँ पे फिर 3 हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे सर ने कोड स्पेस P लिखा है। मतलब कोड के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग्स है, उन पे ये वाला स्टाइलिंग अप्लाई कर दो।
ठीक है। और फिर यहाँ पे कोट स्पेन, मतलब कोड के अंदर जितने भी स्पेन एलिमेंट हो उस पे टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट के 500, और यहाँ पे फॉन्ट सेरिफ, फॉन्ट ये फॉन्ट फैमिली है सेरिफ में हमारे पास UI सेरिफ, जॉर्जिया, कैम्ब्रिया, टाइम्स न्यू रोमन, मुख्तलिफ ये फॉन्ट्स आते हैं। और इसको हमने इटैलिक कर दिया है, और टेक्स्ट हमारे पास लार्ज है, टेक्स्ट ग्रे है हमारे पास 700, और लाइन हाइट जो हमारे पास है लीडिंग स्नग, ये हमारे पास लाइन हाइट 1.375 हमारे पास बता रहे हैं, और मार्जिन बॉटम हमारे पास 4 पिक्सल है। ठीक है, इंशाल्लाह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको एक प्रॉपर सा बॉक्स नजर आए, और इसमें एक प्रॉपर सी एक कोड नजर आ रहा है। नीचे ये जिसने ये कोड लिखी है उसका नाम नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स ये कवर हो गया है, और अब हम आ जाते हैं कोड जस्टिफाई कंटेंट पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये श्रुति बलासा वाली जो बुक है ये बहुत इजीली रिटन है, और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी होगी और इसको पढ़ना होगा। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसको पढ़ने से आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज इसमें यह है कि इन्होंने आपको डेमोस भी दिखाए गए हैं। यहाँ पे आपको पता है कि ट्राई कर लो कि आप इसको इस तरह किस तरह अरेंज कर सकते हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगाने से ये अरेंज हो जाएगा। अगर नहीं हो सकता तो यहाँ पे एक वर्किंग डेमो भी आपको बताया है, जैसा ये है कि ये इस तरह हो सकता है। क्लियर है? तो कोशिश करें कि इस बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अच्छा, वापस आ जाते हैं अपने रेपो पे। अच्छा, यहाँ पे हम जस्टिफाई फ्लेक्स बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, हम वो यूज कर रहे हैं। तो वापस हम ऐप पे आ जाते हैं, और पेज TSX पे क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और वापस अपने VS कोड पे आ जाते हैं, और एक फोल्डर बना देते हैं। इसको हम जस्टिफाई का नाम दे देते हैं, और बल्कि ये फोल्डर मैं फ्लक्स के अंदर ही बना लूंगा। फ्लेक्स, इसको मैं, क्या नाम था इसका, कंटेंट, न्यू फोल्डर, जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक पेज TSX बना देता हूँ। ये फंक्शन में, सॉरी नाम मैंने, अच्छा इस नाम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि ये पेज हमारे पास, अभी तो ये एरर आएगा, लेकिन जब हम कोड पेस्ट करेंगे तो फिर एरर चला जाएगा। कोड पेस्ट कर दी। अच्छा, ये अब हमारे पास नजर आ रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट में हमारे पास कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है मेन्यू मेन। जी, कोई कुछ कहना चाहता है? अच्छा, हम वापस ऐप पे आ जाते हैं, और ग्लोबल ओपन कर देते हैं। मेन्यू को यहाँ पे मैनुअली डिफाइन किया गया है, और रेपर को भी, तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, और वापस कोड पे आ जाते हैं, और ग्लोबल में नीचे यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये भी लेयर कंपोनेंट्स में है, तो इसको हम हटा देते हैं, और इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। अच्छा, अच्छा, ये तो कोड वाले हो गए। अभी हमारे पास एक नया क्लास डिफाइन हुआ है, रेपर। इसमें भी फॉन्ट सेंस है, ठीक है, और बैकग्राउंड पर्पल 200, पैडिंग 12 में इसमें, और इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से हमारा जो सारा टेक्स्ट है ये सेंटर पे हो जाएगा। अच्छा, और फिर मेन्यू का क्लास बनाया गया है। इसमें बैकग्राउंड वाइट, पैडिंग 2 राउंडेड फुल है।
तो ये हमारे पास ये बैकग्राउंड वाला जो नज़र आ रहा है ना आपको, 1 मिनट में स्पेक में दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मेन्यू है। ये ग्रीन जो नज़र आ रहा है ना बैकग्राउंड में, ये हमारे पास मेन्यू है, ठीक है? तो ये हमारे पास मेन्यू हो गया। इसको यहाँ पे हमने कस्टम्स क्लास असाइन की है। अच्छा, इसमें एंकर टैग है और एंकर टैग को हमने भी थोड़ी-सी प्रॉपर्टीज़ असाइन की है। इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लू 50, टेक्स्ट ग्रे है और पैडिंग वाई, पैडिंग एक्स 2 और 6 है, राउंडेड फुल है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और चीज़ की है कि a.active जो वाला एंकर टैग एक्टिव हो, तो उसके लिए हमने बैकग्राउंड ब्लू 500 किया है और टेक्स्ट व्हाइट। जब ये एक्टिव होगा तो इसमें हमारे पास ये कलर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे इस कोड पे आ जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहले एक क्लास नेम है, सॉरी डिव है और इसको हमने प्रॉपर्टी असाइन की है रैपर, ठीक है? ये वाला रैपर इसको हमने असाइन किया है। और इसके बाद दूसरा डिव हमने इसमें के अंदर बनाया है। अच्छा, दूसरा डिव इसके अंदर हमने बनाया है और इस डिव को हमने प्रॉपर्टी असाइन की है मेन्यू। ये वाला जो मेन्यू है ना, ये वाला असाइन की है और इसको हमने असाइन की है फ्लेक्स की टेबल की फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है? और इसके बाद हमने इसे कहा है कि जस्टिफाई बिटवीन, मतलब इसके दरमियान एक स्टैंडर्ड स्पेस लेके आए। फिक्स स्पेस मतलब ये सारे एलिमेंट जो है ना, इस ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस तीनों इक्वली डिवाइडेड स्पेसेस है। इन चारों एलिमेंट्स को इक्वली डिवाइडेड स्पेसेस पे रखा गया है। अच्छा, जस्टिफाई इसको अगर मैं माउस हावर कर देता हूँ तो ये हमें सीएसएस की बॉडी बता देता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा, जस्टिफाई जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए ये हॉरिज़ॉन्टली इसको जस्टिफाई करेगा। अगर यहाँ पे फ्लेक्स में यहाँ पे फ्लेक्स कॉल कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी ये कॉलम वाइज़ हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कॉलम वाइज़ हो गया है और इसको मैं अभी यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन है, तो ये हॉरिज़ॉन्टल वाइज़ हमारे लिए जस्टिफाई कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ इस प्रॉपर्टी को और यहाँ पे मैं अलाइन आइटम आइटम्स सेंटर्स सेंटर आइटम वो पॉप नहीं हो रहा यार। अच्छा, आइटम सेंटर। अच्छा, अब ये वर्टिकली हमारे पास अलाइन कर देगा। एक मिनट, नहीं। अच्छा, जैसा कि आपको नजर आया ये अभी स्टार्ट पे लेके आया है, तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा कर देता हूँ सेंटर। जैसे ही मैं इसको सेंटर पे कर दूंगा तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे। सेव नहीं हुआ। अच्छा, ये सारे सेंटर पे आ गए हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास आइटम इस तरह पे काम कर रहा है और फ्लेक्स सॉरी जस्टिफाई हॉरिजेंटली काम करता है और आइटम जो है ये वर्टिकली काम करता है। तो ये फ्लेक्स कॉल को मैं हटा देता हूँ ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत पे आ जाए। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक ये प्रोफाइल जो है ये आपको ब्लू नजर आ रही है। ये इसलिए ब्लू है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक्टिव डिफाइन किया था ए डॉट एक्टिव, तो इसको हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्लास असाइन की है एक्टिव, तो इस वजह से ये सबसे मुनफरिद है और ये ब्लू नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर अराउंड यूज करना चाहें, जस्टिफाई में और प्रॉपर्टीज भी है। अगर हम
यहाँ पे अराउंड यूज करना चाहे तो ये इसके अच्छा, अब जस्टिफाई अराउंड से क्या होगा कि इसके यहाँ भी इसने स्पेस ऐड कर दिया यहाँ भी, और नोटिफिकेशन की भी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अराउंड करने से ये दोनों साइडों से स्पेस ऐड कर देता है, और बिटवीन से ये सिर्फ हाँ। दरमियान में स्पेस एंटर कर देता है। मतलब अच्छा ये यार, जी, मार्जिन एक्स की तरह काम करता है, मतलब मार्जिन एक्स दोनों की साइड तरह में काम से। कर देता है हाँ। जी। अच्छा यार, लेकिन मार्जिन एक्स में मसला ये है कि वो आउटसाइड ऑफ बॉक्स होता है, तो वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर मार्जिन एक्स हम यूज करेंगे तो वो ये सारे एलिमेंट जो है ना इसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है मार्जिन एक्स से। अभी तो सेव किया भी क्या नहीं, अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट पे क्लिक करेंगे तो शायद। अच्छा, ये जैसा मैंने बताया कि मार्जिन बाहर से आएगा, तो ये ऑरेंज जो आपको यहाँ पे ये ऑरेंज जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास मार्जिन ऐड हो गया है, मार्जिन एक्स 500। क्लियर है? तो यहाँ पे हम मार्जिन यूज नहीं कर सकते, लेकिन मार्जिन की तरह ये काम करेगा, और अराउंड इस एक टैग के ये एंकर टैग के अराउंड स्पेस ऐड कर देगा। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एंकर टैग में अगर मैंने अंदर जाए कोड पे, काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। कोड पे जाए, अच्छा, कोड पे जाऊं जी। यहाँ पे अगर मैंने एंकर टैग में ये जहाँ पे एक्टिव लिखा है, ये मैंने होवर होने पे ये इफेक्ट ऐड करना हो तो पीछे होवर लिख दूंगा यहाँ पे जी। आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं। ऐसे हो नहीं रहा। नहीं, आप इसको इस तरह असाइन नहीं कर सकते। एक्टिव वहाँ पे डिफाइंड हुआ है, तो इसको अगर आप करना चाहे तो यहाँ पे आप एक्टिव के बजाय बैकग्राउंड ब्लू 500 कर दें। ठीक है, जैसे ही इस पे होवर हो जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है, ठीक। चूंकि वो क्लास हमने वहाँ पे डिफाइन की, तो वो हम होवर में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हुबैब भाई, आप थोड़ा रिव्यू करेंगे कि अभी तक हमने कितना किया, मतलब 2-3 मिनट में अगर आप उसको रिव्यू करें। वीडियो में आप देख सकते हैं फिर, अभी हमने बहुत ज्यादा कर लिया। ठीक है। चलो ठीक है, सही। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई बिटवीन, ये तो अभी आपको मैंने बता भी दिया। अच्छा, ये तो वही है जो मैंने अभी आपको इसी में ही दिखा दिया। चलो इसको भी कर देते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। यहाँ पे कार्ड कार्ड कार्ड, ठीक है, बेस बॉडी। अच्छा, ये सर इस्तेमाल कर रहे हैं ये अलहदा से CSS, तो आई थिंक ये गुड अप्रोच है, इसलिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। काइंडली क्वेश्चन जरा दोबारा पूछिए, और जरा माइक की आवाज जरा थोड़ा तेज कर दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ना ये बार बार जो भी CSS अप्लाई कर रहे हैं वो अलहदा इस वाली फाइल में लिख रहे हैं, बेस कंपोनेंट वाली फाइल में। तो ये आई थिंक गुड अप्रोच है, इस वजह से ये अप्लाई हो रही है, या ये एक टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये गुड अप्रोच है? असल में अगर गुड अप्रोच तो इसलिए है कि हम यहाँ पे एक दफ़ा एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, और इसको हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि बैकग्राउंड वाइड पैडिंग 9 मैक्स विथ एक्सेसेस और राउंड लेग। अगर हम हर जगह पे ये प्रॉपर्टीज यूज़ करते तो ये हमारा कोड जो है ना ये बहुत लेंथी हो जाता था। तो इसके बजाय हम एक, जिस तरह हम रेगुलर सीएसएस में क्लासेस बनाते थे, तो इसी तरह हम टेलमेंट में भी कस्टम क्लासेस बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कस्टम क्लासेस बना रहे हैं और उनको नाम असाइन करें, जैसा इसको एक कार्ड का नाम असाइन हुआ है और इसमें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज असाइन हुई है। तो
इसको हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी रीयूज़ेबिलिटी जो है वो भी अच्छी हो जाती है और कोड जो है ना वो ईज़िली अगर कोई रीड करना चाहे तो वो उसको ईज़िली रीड कर सकता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऐप के और पेज TSX पे अच्छा यहाँ पे कार्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैं इसी पेज पे इस डिफ को मल्टीपल टाइम कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ और वही एक क्लास नेम कार्ड यूज़ कर सकता हूँ। अगर कोई यहाँ पे आएगा और देखेगा कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है कार्ड, तो वो जाएगा कहाँ पे ग्लोबल में आ जाएगा ग्लोबल CSS और देखेगा कि ये कार्ड है क्या भला? तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ असाइन हुई हैं। तो एक तो इससे रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है और दूसरा ये एक गुड अप्रोच भी है और तीसरी हमारी जो स्पीड जो है ना इसकी, इससे और भी बढ़ जाती है। ऑलरेडी हम CSS से जब 10 पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन इस तरह करने से हमारी स्पीड और भी बढ़ जाती है। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे मैं ये कॉपी कर देता हूँ और अपने ग्लोबल जो है ना इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ग्लोबल CSS। अच्छा बेस हमने यूज़ की थी लेकिन मैंने वो हटा दी। अच्छा अब मैं कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारी ये ग्लोबल CSS की फाइल जो है ये काफ़ी बढ़ती जा रही है। अच्छा तो यहाँ पे कार्ड उसी तरह जैसा हमने कोड डिफाइन किया था, इस तरह हम यहाँ पे कार्ड डिफाइन कर रहे हैं। फिर कार्ड में जो H1 टैग यूज़ हो रहा है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। फिर कार्ड में जो P टैग यूज़ हो रहा है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करें कि इसमें मार्जिन टॉप 4 ऐड कर दो। अच्छा, फिर हम यहाँ पे एक क्लास बनाई है लिंक्स की, तो यहाँ पे हम उसमें मार्जिन टॉप 4 दे रहे हैं और फिर लिंक्स में जो एंकर टैग यूज़ हुआ है, उसमें हम ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ असाइन कर रहे हैं। आ जाते हैं हम अपने पेज TSX पे। जस्टिफाई बिटवीन में यहाँ पे इसी फ्लेक्स में एक फोल्डर बना देता हूँ। इसको GB का नाम दे देता हूँ, जस्टिफाई बिटवीन और न्यू फाइल में पेज TSX यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, अच्छा यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है और अब आ जाते हैं अपने कोड पे और इसको एक्सेस कर लेते हैं इस पेज को GB। अच्छा अब आप इसको देख सकते हैं हमारे पास एक कार्ड आ गया है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज ग्लोबल CSS में हमने इसको असाइन की है वो सारी यहाँ पे असाइन हो गई है। अच्छा यहाँ पे हमने सिर्फ डिव क्लास नेम कार्ड, इसके अंदर हमने एक H1 यूज की है, फिर पैराग्राफ टैग और यहाँ पे दूसरी डिव बनाई है और इसमें लिंक्स फ्लेक्स जो लिंक्स क्लास हमने बनाई थी वो यूज की है, फिर उसको फ्लेक्स किया है ताकि ये एक रो में आ जाए और फिर जस्टिफाई बिटवीन कर दिया है ताकि इसके दरमियान जो स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इस यहाँ पे जो स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस पे। अच्छा मैं वापस ग्लोबल CSS पे आ जाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है कि बैकग्राउंड वाइट, पैडिंग 9 है हमारा कार्ड में और मैक्स विथ एक्सेस मतलब हमारी कार्ड की जो मैक्स विथ है वो 320 पिक्सल होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसको LG कर देता हूँ तो ये कार्ड हमारे पास बढ़ जाएगा। अगर ये कार्ड हमने मल्टीपल प्लेसेस पे यूज की होगी तो यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे प्रॉपर्टी चेंज करने से हमारे सारे कार्ड इसी तरह चेंज हो जाएंगे। अच्छा क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं वापस जस्टिफाई अराउंड
ये भी उसी तरह ही है, लेकिन इसको तकरीबन मैंने कवर भी करवाया है, लेकिन बॉडी टेक्स्ट अच्छा इसमें सारा अच्छा, तो इस बॉडी को कॉपी कर देते हैं, सामने सारे बॉडी को कलर कर दिया है। इसको अप्लाई करने से हमारे सारा जो मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बॉडी करने से बेस में हम ये बॉडी कर रहे हैं, तो अच्छा जब हम जो पेज भी यूज करेंगे तो इसमें सारा ये ग्रे 800 अब ये आपको नजर आ रहा है, ये कम्प्लीटली वाइट नहीं है। तो हम जो पेज भी यूज करेंगे बेस बॉडी, यहाँ पे अगर मैं ब्लैक कर दूं, और ब्लैक के लिए हमारे पास कोई डिजिट नहीं लगना चाहिए। सॉरी, ये टेक्स्ट है, ठीक है, बीजी ब्लैक भी हमारी अच्छा। बेस में बॉडी में बैकग्राउंड ब्लैक करने से हमारी सारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता है। तो इसको हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, सॉरी मैं समझा था कि ये बैकग्राउंड है, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रे है, तो मैं वापस इसको टेक्स्ट ग्रे कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे एक कंटेनर क्लास है, इसको मैं सबको कॉपी करके पहले दिखा के फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। इसके लिए मैं आ जाऊँगा HTSX पे। ये कॉपी करने से मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। अगर मैं ये कोड लिखता तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी कॉपी करने की कोशिश ना करें, और कोशिश करें जितना आप लिख सकते हैं उतना ही आप लिखने की कोशिश करें। जस्टिफाई अबाउट ठीक है, यहाँ पे मैं एक HTSX बना दूंगा। अच्छा, इस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक इमेज यूज हुआ है, इस इमेज को हम डाउनलोड कर देंगे। यूज हुआ है, अच्छा इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज एक साइट से ही यूज हो रहा है, तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। Invalid SRC prop. Next image, first image. अच्छा, अभी इसको ये लोकल इमेजेस ही ले रहा है, तो कर देते हैं इसको, इस इमेज को सेव कर देते हैं 1 के नाम से। इस इमेज को 2 के नाम से सेव कर देते हैं। इसको 3 के नाम से सेव कर देते हैं, और इसको 4 के नाम से। जो हमारे पास सारे इमेजेस आ गए। फोल्डर, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, VS कोड पे जाता हूँ, और पब्लिक में यहाँ पे फायर एक्सप्लोरर, यहाँ पे ही मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, वापस VS कोड पे आ जाता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि मुझे इसकी टाइप नजर आए। अच्छा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये पिक्चर्स हमारे पास पब्लिक में पड़े हैं, तो पब्लिक को हम डायरेक्टली ही एक्सेस कर सकते हैं। JPEG
ये हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 हमने वहाँ पे यूज कर ली, तो इसको हम 2 डॉट स्लैश 2 डॉट वेब पी, इसको हम इसको हम 3 डॉट वेब पी कर लेते हैं, इसको हम फोर डॉट वेब पी कर लेते हैं। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा लूंगा ताकि ये इसको एक्सेस कर सके। क्या मसला आ रहा है? Where to pass is a 3 web. तरीका भी यूज हुआ है। अच्छा सॉरी यार, फॉरवर्ड स्लैश लगाना भूल गया था, तो एक छोटी सी गलती की वजह से एरर दे रहा था। अच्छा अच्छा, इमेजेस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए। आई थिंक ये एलेक्सा कार्ड ये है और ये वाला ये है। चलो जाने दो, जो भी है हमारा काम समझना है। अच्छा तो ये हमने इमेजेस इंपोर्ट कर दी। यहाँ पे हमने ये जो कंटेनर डिफाइन की है ग्लोबल में, यहाँ पे आ जाता हूँ। कंटेनर में हमने क्या किया है कि विद ऑटो है। विद ऑटो करने से हम जो कंटेंट इस कंटेनर में फिर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैक्स विद नन है, मतलब इस कंटेनर का मैक्स विद जो है वो उसका कोई मैक्स विद नहीं है, बल्कि मिन विद ओवरराइट क्यों कर रहा है। मिन विद अभी मुझे इसकी समझ नहीं है कि इसको ओवरराइट क्यों कर रहा है, लेकिन आई थिंक कंटेनर का जो टेलमेंट का कंटेनर जो है उसमें खुद भी अपना एक मैक्स विद होता है, शायद उस वजह से ये ओवरराइट कर रहा हो। तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसको मैं कंफर्म करके इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर बता दूंगा। और अच्छा ये है, और यहाँ पे मार्जिन हमारे पास 14 है। मार्जिन 14 मतलब अराउंड 4 का अराउंड 4 साइड्स यहाँ पे मार्जिन 14 अप्लाई हुए हैं। मार्जिन 14 हमारे पास बराबर है 56 पिक्सल्स के। तो मतलब ये है कि इसके अराउंड 56 पिक्सल मार्जिन है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए इस अच्छा, ये हमारे पास ये ग्रीन में जो नजर आ रहा है ये पैडिंग है, और ये हमारे पास मार्जिन है। ये ऑरेंज नहीं, ये ऊपर ये हमारे पास मार्जिन है, ये ठीक है। और ये हमारे पास कितनी है 56 पिक्सल्स अराउंड 4 साइड। ये भी 56, इस साइड पे भी 56 है, इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी, और इस साइड पे भी ये हमारे पास 56 पिक्सल है। अच्छा फिर यहाँ पे टीम प्रोफाइल टेक्स्ट सेंटर पैडिंग x6 और पैडिंग y4। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड पे। अच्छा टीम प्रोफाइल, यहाँ पे एक डिव बनाई गई है टीम प्रोफाइल, और इस पे एक इमेज है, और इस पे हेडिंग भी है, और पैराग्राफ टैग भी यूज हुआ है, फाउंडर एंड सीईओ। अच्छा इसको टीम प्रोफाइल की प्रॉपर्टी हम असाइन की, और टीम प्रोफाइल में हमारे पास टेक्स्ट सेंटर है। जो टेक्स्ट हमारे पास है वो सेंटर में आ जाए, और कहाँ गया
टेक्स्ट सेंटर में हमारे पास आ जाए और पैडिंग x इसको 6 दी गई है और पैडिंग y इसको 4 दी गई है। इसको दोबारा इंस्पेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है हमारे पास इसमें पैडिंग 16 और 24 है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, टीम प्रोफाइल इमेज IMG हमने यहाँ पे यूज की है और इस इमेज को हमने कहाँ पे यूज किया है? ये इमेज यहाँ पे यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये असल में Next.js का इमेज कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है, तो इसमें हम स्टाइलिंग नहीं कर सकते। तो ये वाला जो क्लास बनाया गया है तो ये यूज नहीं हुआ है, बल्कि यूज तो हुआ है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा। सर्कुलर तो है लेकिन कहाँ पे यूज हुआ है? अच्छा, उबे भाई और आप सॉरी सॉरी ये सॉरी सॉरी। अच्छा, ये इमेज CSS से हम ही यूज कर सकते हैं, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पे इमेज यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली इस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माय बैड, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये इसलिए इस इमेज पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, कोई कुछ कह रहा था? नहीं, क्लियर है जी, आप करें। अच्छा, यहाँ पे हमने H3 दी है और उस H3 में हमने फॉन्ट बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे पेयर टीम प्रोफाइल P, टेक्स्ट SM और टेक्स्ट ग्रे 600 कर दिया है। तो मैं इसको वापस राउंडेड फुल कर देता हूँ ताकि ये फुल सर्कल में हो जाए। ठीक है, और इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी असाइन हुई है। यहाँ पे तो असाइन नहीं हुई, लेकिन ये है जस्टिफाई अराउंड। जस्टिफाई अराउंड करने से स्पेस अराउंड मतलब जैसा ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो स्पेस यहाँ पे ये थोड़ा सा जो स्पेस आपको नजर आ रहा है ना, ये जस्टिफाई अराउंड की वजह से, बल्कि ये वाला स्पेस जो है ना, ये जस्टिफाई अराउंड की वजह से आ रहा है। ये आई थिंक पर्पल इन कलर है। सॉरी यार, मैं कलर की थोड़ी सी ज्यादा पहचान नहीं रखता। तो ये कलर जो ये माउस जो मैंने इस पे लाया है, ये वाला, ये जस्टिफाई अराउंड की वजह से है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जस्टिफाई अराउंड की वजह से जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जस्टिफाई बिटवीन हो गया। इसके अलावा इसको हम और भी कर सकते हैं। जस्टिफाई सेंटर देख लेते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ सेंटर पे हो रहा है, बाकी जो स्टार्टिंग पोजीशन पे जो था अभी वो नहीं हो रहा। क्लियर है ये? जी बिल्कुल जस्टिफाई clear है अराउंड जी। जी। उबे भाई आप जो है सेशन और आगे लेकर जाएंगे या यहाँ पर ही वाइंड अप करेंगे? सेशन हम बस यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्लेक्सबॉक्स आइटम अभी 7 मिनट्स पहले सर ने अपलोड कर दी, तो ये अभी मैंने खुद नहीं देखी। तो और ये रैप, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रैप, फ्लेक्स आइटम बॉक्स और हेडलेस UI, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप बता दीजिए। हम आगे वाली क्लासों में इंशाल्लाह कोई वेबसाइट बनाएंगे टेलरमेड की मदद से। असल में टेलमेंट की वेबसाइट ऑलरेडी बन रही है, जानजेब भी करा रहा है लाहौर से और हमजा सैयद भी करा रहा है। तो सर ने बताया कि आप ये वाला रेपो जो है ये कवर कर दो, तो इसलिए मैं इस रेपो पे काम कर रहा हूँ।
और इंशाल्लाह जैसे ही हम इसको कवर करेंगे तो इसके बाद हम वेबसाइट भी इंशाल्लाह बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा खुबैब भाई, आज जी। एक मैसेज आया था सर का, हेडलेस यूआई का, पता नहीं सर ने कोई स्टेप करा है, तो आपको कोई अंदाजा है ये क्या चीज़ है हेडलेस यूआई? अभी मैंने खुद इतनी नहीं पढ़ी तो आपको मैं नहीं बता सकता। ये अभी आप देख रहे हैं कि 8 आवर पहले सर ने पब्लिश की है, अभी 8 मिनट पहले ये दूसरी फ्लेक्सबॉक्स आइटम भी पब्लिश कर ली। तो ये तीनों जो है ये मैंने नहीं देखी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको देखूंगा, स्टडी करूंगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर सकूंगा। क्लियर है? थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।